दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। जी मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों हमें हमेशा एक बात सिखाई जाती है कि कोई भी काम आप जब भी करें तो उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आप कुछ भी करें लेकिन ईमानदारी सबसे ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की थ्योरी काम करती है? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को अंदर से खोखला बना दिया है और हजारों करोड़ों रुपए का गबन कर दिया है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे देश में बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि हसरत मेहता के स्कैम से लेकर अय्याश विजय माल्या तक की कहानी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज लाइक कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हर्षद मेहता स्कैम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम के बारे में। आजकल वेब सीरीज के तौर पर यह बहुत फेमस हो चुका है और हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों ने इसे देख भी लिया हो। लेकिन दोस्तों 4000 करोड़ का घोटाला हुआ था और ये अमाउंट कितना होता है वो भी 1992 में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे हुआ, किसकी गलती थी और कैसे बन गया हसरत मेहता मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मास्टरमाइंड? 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी राजकोट गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई में कांदीवली में गुजरा और मुंबई के होली क्रॉस बैरोज बाजार सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। कॉलेज से बीकॉम खत्म करने के बाद परिवार की मदद करने के लिए ये काम करने लग गए और छोटी मोटी नौकरी करने लगे। लेकिन हर्षद के सपने हमेशा से ही बड़े थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में काम करना शुरू कर दिया। पहले किसी की कंपनी में नौकरी करने के बाद में खुद अपनी कंपनी खोली। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लग गए थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू कर दिया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी का भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 रुपए हो गई। 1990 आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन में कवर पेज पर आने लग गया। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक हर चीज ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों रुपए कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज को टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल ने पर्दाफाश कर दिया। सुचिता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया करता था। साथ ही 15 दिन के अंदर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा दिया करता था। मगर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देती, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लिया करता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसको दूसरे बैंक से भी आराम से पैसे मिल जाया करते थे। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक्स ने उसे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और कई सारे सिविल केस फाइल हो चुके थे। हालांकि उसे एक ही केस में गुनहगार माना गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। 31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे थाने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नंबर 2, विजय माल्या 9000 करोड़ रुपए। दोस्तों बात करते हैं भगौड़े और अय्याश विजय माल्या की। इसने हमारे देश को कम चूना नहीं लगाया है, देश छोड़कर ये भाग चुका है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने देश के 13 बैंकों को 9432 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसमें 1600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी ने 800 करोड़, आईडीबीआई ने 650 करोड़ और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आता है। माल्या इस समय लंदन में रहता है और सरकार उसके प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रही है। लंदन की कोर्ट में एक केस चल रहा है। 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसीज लंबे समय से प्रयास कर रही थी। बैंक का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को पीएमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगौड़ा घोषित किया था। विजय माल्या को भगौड़ा आर्थिक अपराध घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। विजय माल्या ने देश के संग बहुत बड़ी गद्दारी की। अगर आम इंसान ऐसा करता तो आज सरकार उसके साथ क्या करती। लेकिन फर्क ये है कि वो विजय माल्या है, इसलिए देश से भागने में सफल भी हो गया। आज भी अय्याश लड़कीबाज लंदन की सड़कों पर 16 से 20 साल की लड़कियों के संग मौज मस्ती करता हुआ देखा जाता है। इसे कोई शर्म नहीं है कि इसने देश के साथ क्या किया। नंबर 3, कोल स्कैम 1,86,000 करोड़ रुपए। दोस्तों भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक नया मामला है, जिसमें सीएजी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि देश के कोयला भंडार मनमानी तरीके से निजी एवं सरकारी आवंटित कर दिए गए हैं।
जिससे सन 2004 से 2009 के बीच 10,67,000 करोड़ की हानि हुई। संसद ने पेश किया रिपोर्ट में जुलाई 2004 से अब तक हुए 142 कोयला ब्लॉक आवंटन से 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके देने में अनियमितताएं बरती गई। बेहद सस्ती कीमतों पर बगैर नीलामी के खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दे दिए गए। इससे सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ। भारत के लोकतांत्रिक काल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मामले में देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई गई। भाजपा कोल ब्लॉक आवंटन मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी, लेकिन आप खुद ही सोचिए सरकार की नाक के नीचे कैसे घोटाला हो गया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। दोस्तों, देश की राजधानी में पहली बार इतना बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हुआ था। सबका ध्यान इस ओर था कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, यहाँ पर खेलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो भाई नेता लोग खेल गए। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2011 में सामने आया, जिसे भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना गया। ऐसा माना जाता है कि नई दिल्ली में आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के चरण और आचरण के दौरान पैसे की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। इस घोटाले का कुल मूल्य 70,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस घोटाले में राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के तात्कालिक अध्यक्ष सुरेश कलमाडी और उनके सहयोगियों का नाम आया। इस घोटाले के सिलसिले में सुरेश कलमाडी इन दिनों जेल में है। कलमाडी पर खेल आयोजन में खर्च की राशि बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर राज्यसभा सांसद मणिशंकर अय्यर ने लगातार अपनी सरकार को निशाने पर लिया और इस खेल की आलोचना की। लेकिन सिर्फ आलोचना करने से क्या होता है, क्योंकि तब तक खेल तो कर ही दिया गया था तमाम नेताओं के द्वारा मिलकर। देश की भोली भाली जनता मेडल्स गिनती रह गई, जबकि कुछ घटिया नेता लोग नोट उड़ा कर ले गए। नंबर 5, पीएनबी नीरव मोदी घोटाला। 211,400 करोड़ का पीएनबी घोटाला देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इसका मुख्य आरोपी है नीरव मोदी, जो कि देश छोड़कर भाग चुका है। इसमें नीरव के मामा मेहुल चौकसी भी शामिल है। धोखाधड़ी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ जांच कर रही है। हाल ही में चौकसी की एंगिटा और बरबुडा में होने की बात सामने आई थी। 7 साल तक पीएनबी घोटाला चलता रहा, लेकिन आरबीआई और वित्त मंत्रालय को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस घोटाले में बैंक के कई कर्मचारी भी शामिल थे, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। पीएनबी ने बयान में कहा कि उसकी मुंबई की एक शाखा में कुछ धोखाधड़ी वाले अनाधिकृत लेन देन का पता चला। ये लेन देन कुछ चुनिंदा खाता धारकों को लाभ पहुंचाने वाले हैं और इसमें उनकी भी साठगांठ है। बैंक ने कहा कि इस लेन देन के आधार पर अन्य बैंकों ने संभवतः कुछ ग्राहकों को विदेश में ऋण दिया है। हालांकि पीएनबी ने इन बैंकों का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने पीएनबी के गारंटी पात्रों के आधार पर कर्ज दिया। नंबर 6, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पूरे मामले में देश के खजाने को 176,000 करोड़ की हानि हुई। इस मामले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व संचार मंत्री ए राजा को जिम्मेदार ठहराया गया। दिसंबर 2017 में सीबीआई कोर्ट ने इस मुकदमे के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया और कहा कि यह गलत मुकदमा किया गया था। ऐसा माना गया कि यह घोटाला हुआ ही नहीं था। नंबर 7, हसन अली टैक्स चोरी मामला। देश के सबसे बड़े कथित टैक्स चोर हसन अली पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का आरोप लगा था। हसन अली और उनके सहायकों पर विदेशों में काला धन रखने का आरोप है। हसन अली पर आरोप है कि उसने स्विस बैंकों में 8 अरब डॉलर्स रखे हैं। आरोप के मुताबिक उसने अपनी आमदनी छिपाई और 1999 के बाद से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आप सोच सकते हैं हमारे देश ने कैसे कैसे लोगों को झेला है। लोगों ने भारत को कितना चूना लगाने की कोशिश की है। नंबर 8, आईपीएल घोटाला। दोस्तों, इस खेल में सिर्फ गेंद और बल्ले के बीच ही मुकाबला नहीं होता, बल्कि कुछ और भी खेला जाता है। आपको बताना चाहूंगा, आईपीएल 3 के समापन के तत्काल बाद आईपीएल प्रमुख ललित मोदी को पद से निलंबित कर दिया गया था। मामले की जांच अभी तक चल रही है। मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। आईपीएल में 1200 से 1500 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात कही गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर इस घोटाले के चलते बैन भी लगा था, जिसके बाद कई लोगों का भरोसा आईपीएल से टूटा। सबको लगा कि यहाँ सब कुछ फिक्स है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जानिए एक और घोटाले के बारे में। नंबर 9, रोटोमैक घोटाला। दोस्तों, बचपन में आपने प्रचार तो खूब सुना होगा, लिखते लिखते लव हो जाए। लेकिन आपको बता दूं, रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी के खिलाफ लोन फ्रॉड के मामले में सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। चौंकाने वाली बात सामने आई है कि कोठारी ने सरकारी बैंकों को 3,695 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा घोटाले हमारे देश में हुए हैं। ये जहर है देश के लिए और देश को खाए जा रहे हैं। नंबर 10, बोफोर्स घोटाला 1987। 1986 में स्वीडन की एबी फोर्स कंपनी से 155 तोपें खरीदने का सौदा तय किया गया। कहा जाता है कि सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। ओटोवियो क्वात्रोची और राजीव गांधी का नाम इस घोटाले में सामने आया था। देश के शीर्ष घोटाले को उठाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए थे। नंबर 11, तहलका कांड। फोरेंसिक मीडिया हाउस तहलका के स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा हुआ कि कैसे कुछ वरिष्ठ नेता
रक्षा समझौते में गड़बड़ी करते हैं। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत लेते हुए लोगों ने टेलीविजन और अखबारों में देखा। इस घोटाले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का नाम भी सामने आया था। इसके बाद जॉर्ज को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। नंबर 12, सत्यम घोटाला। दोस्तों, सत्यम घोटाला कॉर्पोरेट जगत में सबसे बड़ा घोटाला था। उस समय भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर सर्विस ने रियल एस्टेट और शेयर मार्केट के जरिए देश को 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। अभी बताइए देश किस पर भरोसा करे। हर तरफ से इस देश को लूटने की कोशिश की जा रही है। नंबर 13, चारा घोटाला 1996। 200 साल 1996 में बिहार में हुए चारा घोटाला ने देश में सनसनी फैला दी थी, क्योंकि ये एक ऐसा घोटाला था जो कि 1-2 करोड़ रुपए से शुरू होकर 360 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। इस घपले के सूत्रधार बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को माना जाता है, जो इस समय जेल में सजा काट रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी कोई राय देना चाहते हैं इस वीडियो पर तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।